Yes, hello students, this is Vipra Malik. Welcome back to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए आज की अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का अपना टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और इससे पहले इसकी हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है वो जाइए उस क्लास को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अभी तक की जो हमने पढ़ा है इस टॉपिक में वो अब तक हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव्स, बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि बजट रिसिप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। 2 तरीके की बजट रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इससे पिछली जो हमारी क्लास थी वो हमारी थी बजट रिसिप्ट्स के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बजट एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर, budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during a given fiscal year. The budget expenditure can be broadly categorized as revenue expenditure and capital expenditure. देखिए जिस तरीके से आपका जो बजट रिसिप्ट्स था 2 टाइप का, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही आपके बजट एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी 2 कैटेगरीज में है। एक आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है? बजट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आने वाले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट जो एस्टिमेट लगाती है, जो एस्टिमेट करती है कि गवर्नमेंट का पूरे साल का, पूरे फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का क्या क्या खर्चा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए एस्टिमेट करती है कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर which neither creates asset nor causes reduction in any liability of the government। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है सरकार का जिससे ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है। देखो अब मान लीजिए सरकार ने कहीं पर खर्चा किया है ना, तो सरकार ने अगर कहीं पर खर्चा किया और अगर उससे क्या सरकार खर्चा किस लिए कर सकती है? हो सकता है सरकार कोई संपत्ति खरीद रही हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हो, है ना, इस वजह से भी खर्चा हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने पहले से कहीं से बोरोइंग्स कर रखी थी, लोन ले रखा था, है ना, तो हो सकता है सरकार उसको रीपे कर रही हो, है ना। तो इन दोनों रीजंस को छोड़कर, मतलब जिस खर्चे से या तो सरकार ने कोई एसेट खरीदी हो या तो सरकार ने कोई लाइबिलिटी रिड्यूस की हो, तो अगर ये दोनों काम छोड़कर बाकी कोई और जो है एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है, मतलब इन दोनों रीजंस के अलावा किसी और रीजन से सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि सरकार के किसी खर्चे को करने की वजह से बस ये 2 चीजें ना हो। 2 चीजें क्या? एक तो कोई एसेट ना क्रिएट हुई हो और दूसरा कोई लाइबिलिटी ना रिड्यूस हुई हो। इसके अलावा और किसी भी रीजन से किया गया खर्चा उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो होता है इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज बार बार अकर होती है। अकर होने का मतलब हैपन, यानी कि होना किसी चीज का। तो रिकरिंग का मतलब कोई चीज बार बार होती है। कोई चीज मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कोई खर्चा जिसकी जो नेचर है वो रिकरिंग है, मतलब बार बार वो खर्चा आता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज incurred on normal functioning of the government and the provisions for various
सर्विसेज। ये जो खर्चा होता है ये जनरली गवर्नमेंट के नॉर्मल जो काम होता है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उनके लिए किया जाता है, या फिर नॉर्मल अगर कोई सर्विसेज सरकार के द्वारा कुछ सर्विसेज पर खर्चा किया जाता है तो वो खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी का पेमेंट करती है, या डिफेंस से रिलेटेड मतलब जो फोर्सेस होती हैं उनसे रिलेटेड कोई खर्चे हैं, या फिर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है ना, हेल्थ सर्विसेज हो गई, या फिर ग्रांट्स टू स्टेट, मतलब ग्रांट का मतलब होता है जब आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प देती है किसी वजह से, अगर कोई हेल्प जो है यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो दैट इज कॉल्ड ग्रांट। इसके अलावा सरकार ने अगर कहीं से बोरोइंग कर रखी थी तो उसके ऊपर सरकार इंटरेस्ट का भी पेमेंट करती होगी, यानी ब्याज देती होगी, तो वो खर्चा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कहीं कोई पेंशन्स देती है, जैसे आपने देखा है बहुत सारे टाइप की पेंशन होती है, एक तो जो एम्प्लॉयज होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। इसके अलावा जो विडो होती हैं, जो विधवा होती है, उनको पेंशन दी जाती है। इसके अलावा मतलब कुछ ओल्ड एज पेंशन होती है जो मतलब आफ्टर अ सर्टेन ईयर ऑफ एज के बाद जो है गवर्नमेंट पेंशन देती है। तो मतलब पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई, हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एन एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू एसेंशियल कंडीशन। कोई भी खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब कहेंगे अगर वो ये दो एसेंशियल कंडीशंस को फॉलो कर देता है। क्या एसेंशियल कंडीशन है? द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। वही जो मैंने आपको बताया, दो चीजें हैं कि उस खर्चे से गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट ना हुई हो, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई संपत्ति ना खरीदी हो। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई सैलरी या पेंशन का पेमेंट किया है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे सरकार की कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही है। वो सरकार का जो खर्चा है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किया गया खर्चा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन, द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब कि जो खर्चा है उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी डिक्रीज ना हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स का रीपेमेंट करती है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर बोरोइंग्स का रीपेमेंट है तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसको रेवेन्यू नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन असेट और causes a reduction in the liabilities of the government। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे इन दोनों में से कोई एक चीज हुई हो, यानी कि या तो असेट क्रिएट हुई हो या तो लाइबिलिटी कम हुई हो, रिड्यूस हुई हो। ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू का बिल्कुल जस्ट उल्टा है। रेवेन्यू में क्या बोला था कि या तो मतलब ना तो कोई एसेट क्रिएट हुई हो और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई हो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये कैसा खर्चा होता है? ये नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ये खर्चा बार बार नहीं होता। मान लीजिए सरकार ने कोई मेट्रो स्टेशन बनवाया है ना, सरकार ने कोई मेट्रो स्टेशन बनवाया, तो ये थोड़ी ना है कि सरकार हर महीने या हर साल मेट्रो स्टेशन बनवाती रहेगी, है ना। जब एक मेट्रो स्टेशन बन गया तो पता नहीं अभी कितने साल तक वो रहेगा, है ना। मतलब जो खर्चा बार बार रिकर नहीं होता है, ये होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर।
it adds to the capital stock of the economy and increases its productivity through expenditure on long period development programs like metro और flyover. मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से सरकार का जो कैपिटल स्टॉक होता है वो बढ़ जाता है. कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं कि सरकार जो है ऐसे खर्चे करती है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरीके के होते हैं कि जिनसे जो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. मतलब एक बार खर्चा किया फिर बार बार जो है सरकार कई सालों तक उनसे जो है रेवेन्यू जनरेट करती है ना. रेवेन्यू भी जनरेट करती है. देखो जैसे मेट्रो है, मेट्रो से सरकार क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और लोगों की भलाई के लिए भी वो यूज हो रही है ना. तो यानी कि एक बार खर्चा करके जिसका बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जाए उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने कोई मतलब लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दिया हुआ था, उन्होंने उस लोन का जो है रीपेमेंट कर दिया. तो लोन का अगर रीपेमेंट कर दिया तो दैट मीन्स क्या मतलब हुआ रीपेमेंट का, कि सरकार की जो लाइबिलिटी नहीं, सरकार की देखिए रीपेमेंट नहीं आएगा इसमें, रीपेमेंट तो फिर रिसिप्ट आ जाता है. चलिए उसको छोड़िए. हम क्या बात कर रहे थे कि लोन दिया सरकार ने अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट को, तो जब किसी को हम पैसा उधार दे देते हैं, आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप उधार दे देते हो पैसा, तो आप क्या समझते हो कि वो जो पैसा है वो एक टाइम के बाद आपको वापस मिलेगा. तो वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, वो पैसा आपके लिए असेट हो जाएगा. तो सेम वैसे ही गवर्नमेंट अगर किसी को लोन देती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट उस लोन को क्या समझती है, अपनी असेट समझती है कि बाद में हमें वो पैसा रिटर्न में मिलेगा. इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, मतलब कोई रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, फैक्ट्रीज लगाती है, या कोई मशीनरी परचेज करती है. इसके अलावा आपका पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग. अगर गवर्नमेंट ने पहले से कोई लोन ले रखा था उसका रीपेमेंट, देखो जो मैं अभी रीपेमेंट वाला पॉइंट बोल रही थी ना, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं से बोरोइंग कर रखी थी और अब सरकार उसको रीपे कर रही है, उस पैसे को चुका रही है, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है. तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं उनको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो any expenditure is a capital expenditure if it satisfy any one of the following two condition. तो कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा अगर वो इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे. तो क्या क्या कंडीशंस है? पहली है द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन असेट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब या तो उस खर्चे से सरकार की क्या हो गई हो, असेट क्रिएट हो गई हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर because it leads to creation of an asset. सरकार ने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करवाया तो इसको कंसीडर किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि ये सरकार की क्या है, असेट है. इसके अलावा द एक्सपेंडिचर मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज. की जो एक्सपेंडिचर है या तो उससे क्या हुआ हो या तो उससे लाइबिलिटी डिक्रीज हुई हो. फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स का रीपेमेंट किया, तो बोरोइंग का रीपेमेंट करना मतलब सरकार की लाइबिलिटी का कम होना. तो सरकार की लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अगर कोई भी खर्चा इन दोनों में से एक भी कंडीशन को पूरा कर देता है तो दैट मीन्स वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है. देखिए हाउ टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. पहला आपका पॉइंट है कि एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इज इट आइदर क्रिएट एन असेट
और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। एक एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होता है या तो उससे असेट क्रिएट हुई हो या फिर लाइबिलिटी कम हुई हो। एन एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट नाइदर क्रिएट एनी असेट नोर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। मतलब कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा अगर उससे ना तो कोई असेट क्रिएट हुई है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। ठीक है, मैं बार बार आपको यही पॉइंट्स क्यों समझा रही हूं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको कुछ आइटम्स लिख के दे दें, 3-4 आइटम्स दे दें और फिर आपसे पूछे कि कैटेगराइज करिए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसका रीजन भी आपको देना होगा। तो आप उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कहानियां बनाकर वहां पर लिख कर आएंगे, आपको जस्ट एक लाइन में उसका आंसर देना है। इसीलिए मैंने आपको ये 3-4 आइटम्स यहां पर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से आने की जो है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहां पर हमारा सबसे पहला है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज क्या होती है, पहला आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडी कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सब्सिडी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर आप इसका लिखोगे रीजन। रीजन में ध्यान रखना कि आपको रीजन इसी तरीके से लिखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे ना असेट क्रिएट होती है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। सरकार ने कोई स्कूल बिल्डिंग बनवाई तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग क्या है, सरकार के लिए असेट है, तो इसका मतलब सरकार की जो असेट है वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने 20 क्रेन्स जो हैं वो खरीदी, परचेज करी। तो परचेज करी मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि सरकार की जो असेट है वो इंक्रीज हो गई। और सपोज करिए कि सरकार ने, अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से ना आया होता तो क्वेश्चन क्या अगर ऐसे होता कि सरकार ने 20 क्रेन्स जो है वो लीज पर ले ली, रेंट पर ले ली है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के लिए 20 क्रेन्स चाहिए थी, तो सरकार ने वो खरीदी नहीं बल्कि लीज पर या फिर रेंट पर ले ली है। तो क्या वो तब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता? नहीं। फिर वो कैसा एक्सपेंडिचर होता? फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप। अगर सरकार ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई है तो ये भी क्या है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ना इससे कोई एसेट क्रिएट हुई ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है गवर्नमेंट की। ठीक है, आई होप आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि इसको कैटेगराइज करिए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए वो रिसिप्ट से आ जाए कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या ये बजट ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारा जो बजट है ना वो 3 तरीके का हो सकता है। बैलेंस्ड बजट हो सकता है, सरप्लस बजट हो सकता है, आपका डेफिसिट बजट हो सकता है। तो बैलेंस्ड बजट किसको कहा जाएगा? बैलेंस का मतलब है कि आपकी अगर गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है और जो खर्चे हैं अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं, अगर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल हो जाएं तो उस बजट को क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड बजट बोला जाएगा। देखिए पढ़कर डेफिनेशन क्या लिखी है। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड बजट इफ इट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट बजट को बैलेंस्ड बजट तब बोला जाता है अगर गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल हो। और ये जो बजट होता है ये क्या शो करता है? ये कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करता है कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है वो फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है होती, मतलब ये रियलिस्टिक नहीं होती एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, महंगाई और मंदी के टाइम पर ये जो सिचुएशन है ये नहीं अराइज होती। ठीक है,
इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं पर भी फालतू के खर्चे नहीं कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं भी बेकार के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। मतलब जहां भी हमारी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो सही जगह पर ही कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जहां पर गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज्यादा हो, मतलब सरकार की इनकम ज्यादा हो और सरकार के खर्चे कम हो, तो उस बजट को बोला जाता है सरप्लस बजट। कि इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट। मतलब अगर ऐसा एस्टिमेट लगाया गया हो कि गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट होंगे वो ज्यादा होंगे एक्सपेंडिचर से, तो उस बजट को बोला जाता है सरप्लस बजट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कौन सा होता है? इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि अगर गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वे कम हो, गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है वे कम हो और गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो, तो उस बजट को नाम दिया जाता है डेफिसिट बजट। देखिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, है ना। कमी किस चीज की? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, पैसे की कमी। तो पैसे की कमी कब होगी? जब हमारी इनकम या रिसिप्ट कम होगी और हमारे मतलब खर्चे जो है वो ज्यादा होंगे, है ना। मतलब गवर्नमेंट का जहां एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगी, तो दैट इज नोन एज डेफिसिट बजट। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी जो पढ़ा था सरप्लस बजट। देखो सरप्लस जो है आप एक तरीके से इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो प्रॉफिट कब होगा सरकार को, या मतलब आप अपने पर लेकर देखो, आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी जो इनकम है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो, किससे? खर्चे से, एक्सपेंस से। जब आपकी इनकम ज्यादा हो तो तब उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट या फिर सरप्लस। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तो दैट इज नोन एज सरप्लस बजट। और जब सरकार को पैसे की कमी हो, डेफिसिट हो, मतलब कि खर्चे ज्यादा और रिसिप्ट कम हो, तो दैट इज नोन एज डेफिसिट बजट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। मैंने क्या क्या पढ़ाया आज की क्लास में? मैंने आपको टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ाए, बजट एक्सपेंडिचर के टाइप, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, सरप्लस बजट और बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। अब आप ये सोच कर देखो, अगर बैलेंस्ड बजट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सरप्लस बजट है मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनको रिसिप्ट ज्यादा होंगी और खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड सिचुएशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा होता है कि जो बजट है वो डेफिसिट में है ना, मतलब गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि आने वाले साल में हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और रिसिप्ट कम होंगे, तो ये तो मतलब सोचने वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये तो सही इंडिकेशन नहीं है ना। तो इस चीज को ठीक करने के कुछ तरीके भी होते हैं, है ना। ये जो डेफिसिट होते हैं, पहले तो हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं, किस किस तरीके से डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और किस तरीके से डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स जो आपके मतलब 12th क्लास में पढ़ते हैं उनको आप बता सकते हो, आप मेरी वीडियोस के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।